नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अडानी मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में है। आर्थिक मामलों की दुनिया भर में प्रतिष्ठित मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने अडानी मामले पर कवर स्टोरी छापी है। द इकोनॉमिस्ट जैसी पत्रिका में कवर स्टोरी तभी छपती है जब मामला बेहद संगीन होता है। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अडानी मामले पर विस्तार से कई रिपोर्ट छापी हैं, लेकिन द इकोनॉमिस्ट में छपने पर तमाम आर्थिक विशेषज्ञों की नज़र इस पर जाती है और पूरी दुनिया में भारत के आर्थिक प्रबंधन को लेकर एक राय कायम हो जाती है। द पैराबल ऑफ अडानी शीर्षक से प्रकाशित इस स्टोरी को भारतीय पूंजीवाद के लिए एक टेस्ट बताया गया है। यानी अगर अडानी समूह डूबा तो भारतीय पूंजीवाद की बड़ी विफलता की तस्वीर सामने आ सकती है। द इकोनॉमिस्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के तथ्यों का उल्लेख करते हुए अडानी के जवाब को भी जगह दी है, लेकिन उसने सवाल किया है। उसने कहा है कि अडानी का बिजनेस विस्तार मॉडल बैंक कर्जों से भरपूर है, जो बहुत साहसिक दिखता है लेकिन बहुत कम तर्कसंगत लगता है। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि जितना बड़ा कारोबारी होगा उतना ज़्यादा स्टेक दांव पर होगा। भारत की सबसे बड़ी 500 गैर वित्तीय फर्मों के मुकाबले अकेले अडानी ने ही 7% का पूंजी निवेश कर रखा है। लेकिन क्या अब उस निवेश को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? क्या वो अधूरे नहीं रह जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी अभी तक अडानी के खतरों पर चुप हैं। उनके मंत्री भरोसा दे रहे हैं कि भारत का मूलभूत आर्थिक ढांचा बहुत मजबूत है, लेकिन अगर भारत इसी तरह तरक्की करता रहा तो उसे विदेश से बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, जो निवेश के रूप में ही आ सकता है। लेकिन जिन देशों में गवर्नेंस बेहतर या अच्छा नहीं है, वहाँ विदेशी कंपनियाँ जाने में हिचकती हैं या चिंतित रहती हैं। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि जब न्यूयॉर्क की एक छोटी सी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी समूह से तीखे सवाल कर सकती है, तो भारतीय रेगुलेटर सेबी और आरबीआई क्यों नहीं सवाल कर सकते हैं? भारतीय रेगुलेटर अडानी की जो भी जांच कर रहे हैं उन्हें उसके बारे में बताना चाहिए। उस जांच का स्टेटस क्या है ये बताना चाहिए। उसे मॉरिशस रूट की उन वित्तीय संस्थाओं से पूछना चाहिए जिन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगा रखा है। भारतीय स्टॉक मार्केट के स्कैंडल वैसे भी मॉरिशस रूट की कंपनियों की वजह से सामने आते रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि मोदी के कार्यकाल में बहुत सारी तरह से चेक एंड बैलेंस सिस्टम में गिरावट आई है। मोदी सरकार ने भारतीय अदालतों और पुलिस की आज़ादी को ताक पर रख दिया है। भारतीय मीडिया जो पहले बहुत सक्रियता से तमाम मामलों की जांच करता था या नज़र रखता था, अब निष्क्रिय बन गया है। कुछ अखबारों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट छापी, लेकिन अडानी समूह से कड़े सवाल नहीं कर पाए। अडानी ने खुद उस चैनल एनडीटीवी को खरीद लिया जो कभी सरकार का आलोचक था। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि मोदी के कार्यकाल ने भारत की अदालतों और पुलिस की आज़ादी को कमज़ोर किया। मीडिया कायर है। भारत की समृद्धि के लिए उसके बुनियादी ढांचे की तरह इसके संस्थानों की मजबूती भी ज़रूरी है। भारतीयों को बिजली और सड़कों से फ़ायदा होगा, लेकिन उन्हें स्वच्छ प्रशासन और एक समान अवसर की भी ज़रूरत है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी पोर्ट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक जोन और अंबुजा सीमेंट्स को अतिरिक्त निगरानी ढांचे से हटा दिया है। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स ने दी है। अखबार के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में एक्सचेंज ने अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए अतिरिक्त निगरानी उपायों के तहत अडानी समूह की 3 कंपनियों के शेयरों अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को निगरानी के दायरे में रखा था। शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क के तहत शेयरों में ट्रेडिंग करने के लिए निवेशकों को 100% अपफ्रंट मार्जिन का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इसलिए सेबी अतिरिक्त निगरानी बाजार की विश्वसनीयता को बढ़ाने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए ऐसी पहल करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रतिक्रिया दी। वो शनिवार को बजट के बाद आरबीआई बोर्ड के साथ होने वाली परंपरागत बैठक में शामिल हुई थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस मामले पर राय रखी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में काम करने वाली रेगुलेटरी संस्थाएं काफ़ी अनुभवी हैं और उन्हें अपने क्षेत्र की पूरी समझ है। रेगुलेटर इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और हमेशा की तरह अपना एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, तो ये मैं उनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। सीतारमण ने आगे कहा, आप निश्चित तौर पर इसकी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि मैं आपको बताऊं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से क्या कहूँगी। बता दें, अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद उसकी कंपनी के शेयर्स में ज़बरदस्त गिरावट आई। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई। इन पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हित को लेकर चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने पूछा था, क्या यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है कि ऐसा दोबारा ना हो? हम नीतिगत मामलों में नहीं पड़ना चाहते हैं, ये तो सरकार के लिए है।
त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। राज्य में 16 तारीख को वोटिंग होनी है। इसके लिए हर एहतियात बरती जा रही है। वोटिंग से चंद रोज पहले सीपीएम ने शुक्रवार को चुनाव आयोग का रुख कर त्रिपुरा में अर्धसैनिक बलों के बजाय गुजरात और असम पुलिस बलों की तैनाती पर चिंता जताई। सीपीएम सदस्य नीलोत्पल बसु ने चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में असम और गुजरात पुलिस की तैनाती को असामान्य बताया और बताया कि गुजरात और असम पुलिस ने कुछ स्थानों पर बीएसएफ की जगह ले ली है। बसु ने अपने लिखे पत्र में आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया कि राज्य में चुनावों के पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में असम पुलिस की नियुक्ति चुनावों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारा आग्रह है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन को इसी रूप में देखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच जंग जारी है। एलजी सक्सेना ने शनिवार को निजी बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से दिल्ली सरकार के 2 सदस्यों को हटा दिया। ये हैं आप प्रवक्ता जस्मीन शाह और आप सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन एनडी गुप्ता। दोनों को यह कहते हुए हटाया गया है कि दोनों को अवैध रूप से डिस्कॉम, बीवाईपीएल, बीआरपीएल और एनडीपीडीसीएल के बोर्ड में ऑफिशियल नॉमिनी के रूप में नियुक्त किया गया था। एलजी ने अब आपके दोनों की जगह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है। असम में बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 2789 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। असम के मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान जारी है। इस सोशल क्राइम के खिलाफ हम असम के लोगों का समर्थन मांगते हैं। वहीं प्रदेश में इस तरीके से शादीशुदा लोगों को गिरफ्तार किए जाने के अभियान का विरोध भी हो रहा है। कुछ का कहना है कि इसको रोकने के लिए अधिक शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है। ऐसे घर से धरपकड़ करने की जरूरत नहीं। सामाजिक बुराई को ऐसे नहीं खत्म किया जा सकता। वहीं असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि राज्य में 18 साल से कम उम्र की प्रेग्नेंट लड़कियां अस्पताल जाने के बजाय घर पर ही डिलीवरी करने पर मजबूर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कड़े कानून बनाने की वजह से लड़कियां डरी हुई हैं कि कहीं उनके पिता और पति गिरफ्तार ना हो जाएं। ईडी ने शनिवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में 2 गिरफ्तारियां की गई थी। इनमें से एक गिरफ्तारी पंजाब और दूसरी दिल्ली से की गई थी। बता दें, ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी विजय नायर पर साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत पाने का आरोप लगाया था। इसमें कथित तौर पर मगुंटा, शरथ रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता शामिल बताई जाती है। तुर्की और सीरिया में आए तबाही मचाने वाले भूकंप के कारण अभी तक मरने वालों की संख्या 24,000 के करीब हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है, लेकिन बचाव कार्य जारी है। हालांकि बारिश और ठंड के चलते राहत बचाव अभियान में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की में कई देशों की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भारत की ओर से एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है, जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया है। अमेरिका में चीनी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बाद एक और घटना हुई है। अलास्का के आसमान में उड़ रही छोटी कार जैसी चीज को भी अमेरिका ने मार गिराया है। अभी ये साफ नहीं है कि ये छोटी कार जैसी चीज किस देश या संगठन की थी। ये कार्रवाई अमेरिकी सेना के फाइटर जेट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर की। अज्ञात वस्तु अलास्का के उत्तरी तट पर उस समय उड़ रही थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि ऑब्जेक्ट को जब नीचे गिराया गया था तो वो लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। वो सिविल एविएशन के लिए खतरा बन गया था। पेंटागन अब F-22 जेट द्वारा मारी गई छोटी कार के आकार की चीज का मलबा खोज रहा है ताकि उसकी जांच की जा सके। अमेरिकी आसमान में चीनी बलून्स नजर आने के बाद अब अमेरिका ने 6 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। देश के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इन कंपनियों का संबंध सैन्य समर्थन वाले चीनी बलून जासूसी प्रोग्राम से है। इनसे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बयान में कहा गया है ये 6 कंपनियां अमेरिकी सरकार की अनुमति के बिना ना तो अमेरिकी उपकरण खरीद सकेंगी और ना ही अमेरिकी तकनीक ही खरीद सकेंगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज के पहले मैच में पारी और 132 रनों से जबरदस्त शिकस्त दी है। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 91 रन बनाकर पवेलियन लौट गई।
ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने 5 विकेट झटक लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 177 जबकि भारतीय टीम ने 400 रन बनाए थे। इस तरह से भारतीय टीम ने 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।